जम्मू कश्मीर में राज्यपाल ने कई बोल्ड फैसले लिए हैं जी, तो उनको आप एक एक करके किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए उन्होंने कुछ फैसले ऐसे लिए हैं मुझे लगता है कि जो जनता के हित में है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्शन को या किसी न किसी छित्ते को जो थे वो एक इरिटेटिंग फैक्टर्स थे। जहाँ जर्नल अगर आप देखेंगे कि उन्होंने जो असेंबली डेजोल्यूशन का फ़ैसला लिया, मुझे लगता है वो भी एक बहुत अप्रिशिएबल है। किस तरह से लिया उन्होंने वो एक अलग प्रश्न है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर बैंक जो सबसे बड़ी हमारे पे यहाँ पे वित्तीय जो इंस्टीट्यूशन है, वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जम्मू कश्मीर बैंक, और आज पूरे हिंदुस्तान में वो फैला हुआ है। उसको उन्होंने जो पब्लिक अंडरटेकिंग किया है, तो मुझे लगता है कि इसका भी जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। इसी तरीके से और भी उन्होंने एक रोशनी एक्ट को भी जो है उन्होंने उसमें भी कुछ किया है। हालांकि वो जब बनाई गई थी 2007 में, उस समय हमारी सरकार थी पीडीपी के साथ, और गुलाम नबी आज़ाद साहब जो थे उस समय चीफ मिनिस्टर थे, और उस समय भी जो सरकार का एक ये सोच थी, जो एक रोड मैप था, जो विज़न था कि 25,000 करोड़ रुपया उसमें से आएगा, और उससे ये है कि जो स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करेंगे, जो हमारे पावर प्रोजेक्ट हैं बिजली के उसको हमें प्रमोट करेंगे कि इतनी पावर जनरेशन होगी। लेकिन जिस मंशा से वो बनाया गया था, इम्प्लीमेंटेशन जो उसकी है उसमें कहीं ना कहीं कोताही हुई। और भी उन्होंने जो फैसले लिए हैं, मुझे लगता है कि जिस तरह से जेके बैंक की एक ड्रॉप आउट बच्चे रह गए थे, उन्होंने एक सेक्शन के लिए गए थे, उन्होंने उसको दुरुस्त करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि 582 बच्चे अगर वहाँ से पहले ही इनरोल हुए थे पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे, तो अब भी जो 582 उन लोगों को जो डिप्राइव थे उनको गवर्नर साहब ने एड्रेस करने की कोशिश की, लेकिन उसमें सिर्फ जम्मू के 60 ही रहे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर आ रही हैं। फैसले उनके बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है कि उन पे गवर्नर साहब खुद ही बैकफुट पे जाते हैं, जो एक इंस्टीट्यूशन के लिए, उसकी सेंटिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जैसे आपने कहा कि रोशनी एक्ट में जो उन्होंने किया है एक बड़ा फैसला है, लेकिन इसको एक पार्शियल डिसीजन कह सकते हैं, क्योंकि जो पेंडिंग केसेस थे सिर्फ उन्हीं पे फैसला हुआ है। जो पहले इतने कैग ने भी कहा था 2014 में कि बहुत बड़ा घपला हुआ है 25,000 करोड़ का, तो अगर क्या उन सभी केसेस को रद्द नहीं किया जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता है घपला हुआ है। मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन में जितना पैसा सोचा गया था, उस समय के ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट उन्हें जो एसोसिएशन दी थी उस समय के चीफ मिनिस्टर या रेवेन्यू मिनिस्टर को, उसमें काफ़ी गैप रहा। वो कहीं इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसीज़ हैं जहाँ ज़मीनी सतह पे मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मिसमैच कर रही हैं। 25,000 करोड़ रुपया तो आया ही नहीं, मुझे लगता है 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं आया होगा। तो अब जिन लोगों को, गरीब लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है रोशनी एक्ट के तहत, मैं नहीं चाहता हूं कि उन तमाम लोगों को छेड़ा जाए, लेकिन जो लोग पावर में थे, वो किसी भी सेक्शन से थे, अगर उनको इसका फ़ायदा हुआ है तो मुझे लगता है कि उसको रिविजिट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। खुद गुलाम नबी आज़ाद का नाम है उसमें। मुझे नहीं लगता है कि ये गुलाम नबी आज़ाद का जो पॉलिटिकल कैरियर रहा है 1974 से लेके, कि उन पे कोई इस किस्म का स्पॉट हो। उन्होंने हिंदुस्तान की भी आलमोस्ट 1980 के बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे जो कांग्रेसी जहाँ कोलेशन में, उनके साथ काम किया। एज ए चीफ मिनिस्टर 2 साल 8 महीने में, और राज्यसभा के मेंबर और पार्लियामेंट मेंबर तो हमेशा से हैं। मुझे लगते हैं वो ऐसे एक पॉलिटिशियन हैं जिन पे करप्शन के चार्जेस अगर कोई कहे तो वो जायज़ होगा, वो उनके साथ सरासर जाती होगी। जैसे आपने कहा कि रिविजिट किया जाना चाहिए जी, तो इसका क्राइटेरिया क्या?
रिविजिट ये होना चाहिए कि जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन थी, जो वो एक पॉलिसी थी, अगर उसके बिहाइंड जाके किसी को बेनिफिट मिला है तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। जो भी स्टेट लैंड उन लोगों को अलॉट हुई है, जहाँ किसी ने उसका फ़ायदा उठाया है किसी के साथ मिलके, तो हमेशा कानून से बड़ा कोई नहीं है। तो कानून को अपनी जो अप्रोच है उसको बढ़ाना चाहिए और उसको दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। जैसे जेके बैंक को आरटीआई में लाने का फैसला था, तो उस पर भी बहुत सारे लोग हो हल्ला मचा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? आप देखिए कौन लोग मचा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब है कि वो लोग पहले इसका फ़ायदा लेते रहे हैं, मिसडीड्स हैं। अगर वो पब्लिक अंडरटेकिंग एक इंस्टीट्यूशन बना है, लोगों के पैसे हैं, मेरे पैसे हैं, आपके पैसे हैं, अब पब्लिक प्रॉपर्टी है और बैंक जो है वो कस्टोडियन है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी उससे कि अगर आरटीआई के दायरे में वो आया है। वैसे भी जो गवर्नमेंट का शेयर है वो 51% है, तो ऑटोनमस तो स्टेट विद इन द स्टेट कैसे हो जाएगी? स्टेट तो एक ही है। हम कभी कभी बोलते हैं कि ऑटोनमस बॉडी की ये डोमेन है, उनके साथ इंटरफेरेंस किया जा रहा है। तो मुझे बताओ कि लेजिस्लेचर से ऊपर और कौन सा इंस्टीट्यूशन है? उसकी डोमेन में तो ये सारी चीजें आनी चाहिए। और क्यों नहीं जम्मू कश्मीर बैंक की आरटीआई आएगी? अगर मैं अब उनका क्लाइंट हूं, मेरा वहां पे खाता है, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये प्रॉफिट में है या नुकसान में जा रहा है। जहां जो पब्लिक मनी है उसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। गरीब आदमी को आप लोन नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते। तो मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे तो जम्मू खित्ते का डिपॉजिट मैक्सिमम होगा उसमें। जिस खित्ते से ये आवाज़ें आ रही हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज ये आवाज़ उठा रही हैं कि हमारी खुद मुख्तियारी के साथ इंटरफेरेंस हो रही है, तो मुझे लगता है वो लोग इसमें मुलव्वस हैं। कहीं ना कहीं उनके किथ एंड किन, जहाँ उनकी पार्टी के लोग, जहाँ वो लोग जो बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। आप देख रहे हैं कि अगर 20,000 करोड़ रुपए का एनपीए है जम्मू कश्मीर बैंक का, तो वो सामने आ जाएगा किस किस का है, कौन कौन से पॉलिटिशियन उनमें है, किस पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पीडीपी के हैं। और फिर रिक्रूटमेंट शेयर भी आएगा कि जो लोग उसमें नौकरियां कर रहे हैं वो जम्मू रीजन से कितने हैं, लद्दाख रीजन से कितने हैं। जब डिपॉजिट जम्मू रीजन का ज्यादा होगा तो उससे पता चल जाएगा कि ये भी कहीं सेक्टरेट वाली अप्रोच तो नहीं है, क्योंकि पावर सेंटर हमेशा 70 साल से कश्मीर में रहा है। और आप देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक दो पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे जम्मू को दे जाते हैं, वो भी अपने मफाद के लिए जो है वो सरेंडर कर जाते हैं। मैक्सिमम बोर्ड के मेंबर आप देखिए कहां से आते हैं। और आज तक देखिए जम्मू कश्मीर चेयरमैन का कोई बैंक का चेयरमैन जम्मू से आया है? इसका मतलब है जम्मू के लोग नालायक हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो हेजमनी है कश्मीरियों की। वो सोचते हैं हमसे इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट कोई नहीं है, हम लोग भी इतनी सूझबूझ रखते हैं, ये जो चीजें हैं इनको जानकारी रखते हैं। तो मुझे लगता है उनको पता है कि कहीं हम ये पब्लिक डोमेन में आ गया तो हम नंगे हो जाएंगे। आपने गवर्नर साहब के ज़्यादातर फैसलों का स्वागत किया, उनका अप्रिशिएट किया। इन फैसलों में केंद्र की कितनी भूमिका हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि गवर्नर साहब ने खुद ही कह दिया है कि अगर मैं दिल्ली की तरफ देखूं तो फिर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। हालांकि उन पे प्रेशर आता है कि अब आपने ये कहा है तो आप इस पे, और वो फिर कभी कभी उनको बैकफुट पे जाना पड़ता है। लेकिन केंद्र की भूमिका जो है, तो फिर तो गवर्नर साहब के कहने पे तो वो शहजाद लोन साहब को जो है जो सबसे बड़ा नेशनलिस्ट जिसको मानती है भारतीय जनता पार्टी, और 2 मेंबर वालों को जो है वो पीडीपी को अछूत मानते हैं, दूसरी पार्टियों को अछूत मानते हैं। वो कहते हैं कांग्रेस और पीडीपी कैसे जा सकती है। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि शहजाद लोन को चीफ मिनिस्टर बना रहे थे वो, तो उसमें क्या जुआजियत है? मैं किसी की
राष्ट्रवादिता पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, वेलकम करता हूं शहजाद लोन मेन स्ट्रीम में आया है, बट क्रेडेंशियल्स या ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सोच विचार के ऐसे फैसले करने चाहिए। पिछला जो चुनाव हुआ लोकल बॉडीज का, उसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी हार हुई, बड़ी इंडिविजुअल्स की जो लोगों को भी जो उम्मीद थी, क्योंकि लोग भी मानते थे कि भाजपा के प्रति नाराजगी है, उसके बावजूद कांग्रेस वो स्थान हासिल नहीं कर पाई। उसके बाद एक बड़ी मैराथन मीटिंग हुई इन वजहों को जानने की, उस मीटिंग में क्या रहा? देखिए, जहाँ तक आपने कांग्रेस पार्टी की हार की बात की है, नंबर्स ऑफ सीट्स हमारी कम हुई हैं, वो मैं एडमिट करता हूँ, और जो भारतीय जनता पार्टी से 40% से ज़्यादा वोट जो उनसे रुष्ट था, लोगों ने उनके अगेंस्ट मैंडेट का इस्तेमाल किया, और इसमें भी कोई मैं तर्क नहीं देना चाहता हूं, वो वोट कांग्रेस में ट्रांसफ़र नहीं हुआ, सिवाय 1-2 असेंबली को छोड़ के, जिसमें मेरी कंस्टिट्यूंसी भी है, वहाँ पे 12 से 17% वोट जो है वोट परसेंटेज हमारी बड़ी, हालांकि 22% उनका डाउन हुआ। लेकिन हमारे जम्मू कॉरपोरेशन की बात करूंगा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा वोट जो है वो स्लैश डाउन हुआ। लेकिन कंसर्न का विषय ये है, चिंता का विषय ये है, जिस पे हमने आप मंथन की बात कर रहे हैं, कि वो कांग्रेस पार्टी को प्लस नहीं हुआ। वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का एंटी इंक्यूबेंसी था, उनके जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों के, और उन्होंने उस पर पूरा पानी फेर दिया, लोग बहुत गुस्से में थे। लेकिन क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी की भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बनी, वहाँ लोग नहीं आए और वो एक बफर की तरफ गए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो 18 आ गए। तो ये दोनों पार्टियों के लिए एक चिंतन का विषय है। अब अगर आप ये देखेंगे, जो वोट परसेंटेज रह गया है, वो जम्मू शहर में 4 या 5% की वेरिएशन है कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की। नंबर ऑफ सीट्स उनके बहुत ज़्यादा हैं, ये मैं एडमिट करता हूं। कांग्रेस उस पर मंथन कर रही है, और कहां कहां हमारे गैप रहे हैं, कहां कहां हमारी त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसका मंथन का निष्कर्ष क्या पहुंचा, क्या निकला, कि कौन लोग इसके लिए जिम्मेवार? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमें सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रश्न चिन्ह वहाँ पे था, और वो हमें उस पर मंथन भी करना चाहिए, इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको अभी तक हम पोलिंग बूथ तक सही तरीके से वहाँ तक हम उसको स्ट्रेंथन नहीं कर सके। तो अल्टीमेटली जो वोट है उसको ईवीएम मशीन में ट्रांसफ़र करना और वहाँ तक पहुँचाना, जो हमारी इकाइयाँ हैं, पहले तो पोलिंग बूथ आ गया, वार्ड के हमारे हैं यहाँ पे, उसके बाद ब्लॉक आ गया और डिस्ट्रिक्ट आ गया। ये जो हमारी इकाइयाँ हैं उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ये मुझे ऐसा लगता है। तो अभी बड़ा इलेक्शन भी दस्तक दे रहा है, तो आप उन इकाइयों को कब स्ट्रेंथन करेंगे, या हो भी पाएंगी या नहीं? मुझे लगता है आप बड़ी जल्द देखेंगे कि उन इकाइयों में वो चीज़ें जो वहाँ पे मिसिंग हैं वो इन प्लेस आप देखेंगे, वो अपनी जगह पे उनको चुस्त दुरुस्त बनाया जाएगा। इलेक्शन आपने जिस तरह इशारा किया है, एक तो जनरल इलेक्शन है पार्लियामेंट की, वो तो ड्यू है, और इन लोगों की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से जो 2 साल पहले असेंबली को डिसॉल्व करना पड़ा और लोगों को उसका भी बोझ झेलना पड़ा असेंबली की इलेक्शन का, वो भी मुझे लगता है कि अब ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली उनको करा लेंगे, और कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार भी है और तैयारी भी कर रही है। एक थोड़े दिनों से एक अफवाह ही कहूँगा, आपके भाजपा में जाने की बड़ी चर्चाएं चल रही, तो उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? जब आपने कहा कि चर्चा है, तो चर्चा डेमोक्रेसी में किसी को कुछ कह नहीं सकता, आदमी किसी को रोक नहीं सकता। मुझे तो ये खुशी होती है कि कम से कम मैं चर्चा में तो हूँ,
एक पॉलिटिकल राजनेता तो मैं नहीं कहूँगा, एक कार्यकर्ता को हमेशा चर्चा में रहना चाहिए। ये बैड इंटेंशन से नहीं, गुड इंटेंशन से, कि बुरे काम की वजह से नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर मुझे जाना होता तो मैं आज से 5 साल पहले गया होता। आप लोगों के सामने है और 5 साल से ये चर्चाएं हो रही हैं। मेरे बहुत से मित्र हैं, वेल विशर है मेरी पार्टी में भी, तो उनका अपना वजूद तो कुछ है नहीं, तो उन्होंने ये बातें करनी है। मैं अगर जाना होता तो बड़ी देर पहले चला गया, क्योंकि मेरी एक विचारधारा है, मैं अपनी विचारधारा में इससे बिल्कुल सेटिस्फाई हूं। जिस दिन मैं ये सोचूंगा कि जो मेरी सोच है जम्मू के प्रति, सेकुलर की रियल सेंस में डेफिनेशन की परिभाषा को बदला जा रहा है कि हम एक सेक्शन को अपीज करते हैं या दूसरी को नहीं करते हैं, और जो मैं अपनी पार्टी हाईकमांड को या पार्टी नेताओं को कह रहा हूं और वो पार्टी के हित में है, जम्मू के हित में है, कश्मीर के हित में है, लद्दाख के हित में है, तमाम सेक्शन और वर्ग के हित में है, तो मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मैं चुपचाप के घर बैठ जाऊंगा। मैं उनमें तो नहीं हूं कि मैं पावर के लिए चोला बदलूंगा। जहां मैं देखूंगा कि मेरी कार्यप्रणाली, मेरी सोच में कोई हर्डल क्रिएट हो रही है, मेरा एक अपना विजन है, मैं पॉलिटिकल इंपावरमेंट चाहता हूं जम्मू के रीजन को। क्या बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो 370 की तो बात तोड़ने की एक उनको रीजनल अटानमी देते, क्या प्रॉब्लम है? तीनों खित्तों को उन्होंने तो यूनियन टेरिटरी की बात की है लद्दाख के साथ, आपने देखा। मैं सल्यूट करता हूं लद्दाख के लोगों को, वो ब्रॉडर काज के लिए अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट जो है उनका सेक्रीफाइस करते हैं। आपने देखा उनके पार्लियामेंट मेंबर ने रिजाइन कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी को याद कराया कि आपकी ये कमिटमेंट है। जम्मू के साथ भी कमिटमेंट है, बहुत सी कमिटमेंटें थी। आपने कहा कि 5 साल पहले अगर जाना होता तो तभी चले जाते। 5 साल पहले हुआ क्या था? देखिए, वो सब लोगों को पता है, बहुत से लोग दौड़ रहे थे उस तरफ, और वो लोगों को एक्सपेक्टेशन थी भारतीय जनता पार्टी को भी कि पता नहीं श्यामलाल शर्मा भी पावर के लिए, एमएलए बनने के लिए, कोई और पद पोस्ट लेने के लिए प्रोत्साहन तो, लालच तो दिया जाता है तमाम पॉलिटिशियनों को। लेकिन नहीं, मैं कुछ बातें जो होती हैं, अब मेरे से तो किसी ने अप्रोच की नहीं, तब भी तो यही हेयर से था। कल जा रहा है श्यामलाल, कुछ दूसरी पार्टियों के भी कुछ मेरे दूसरे मित्र भी थे, वो भी कहते थे श्यामलाल शर्मा तो भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है। आपने कहा कि आपकी खुद की पार्टी के लोग इन अफवाहों को हवा देते हैं, तो जिस पार्टी में खुद के आपके साथी नहीं हैं रियल सेंस में, तो वहां रहने का क्या कोई खास कारण है? देखिए, पार्टी किसी एक आदमी की नहीं है, एक वर्ग की नहीं है। कांग्रेस पार्टी का 135 साल का इतिहास है, और मेरी विचारधारा, सोच जो है, रियल सेंस में सेकुलरिज्म जो है वो नहीं है कि सूडो सेकुलरिज्म हो। सेकुलरिज्म की परिभाषा है, और यहां हम लोग मिनॉरिटी में हैं। ये सारी चीजों को देखते हुए, भारत की एकता और अखंडता को देखते हुए, इस रियासत की जियोग्राफिकल कंडीशन, देखो उस पार्टी में जहां पे पीसीसी से आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आपने तौबा की, उन्होंने दोबारा कंसीडर भी नहीं किया बहुत ज़्यादा। उसके बाद पीसीसी अब जो पेंडिंग है वो लगातार पेंडिंग चल रही है। जिन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को लेकर ये सारा विवाद खड़ा हुआ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भी आपसे शायद बिना पूछे बना दिए गए। कल को जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो टिकट्स में भी शायद पता नहीं कितना पूछेंगे, कितना नहीं पूछेंगे। तो ये जो आपकी जो सपना है रीजनल काउंसिल्स का या दूसरे तीसरे जम्मू के हितों की रक्षा करने का, वो कैसा पूरा होगा जब आपकी खुद की पार्टी आपको उतनी तवज्जो नहीं देगी? मुझे लगता है कि मैं यहाँ आपका रिकॉर्ड स्टेट करूँगा मेरे भाई, कि मुझे पार्टी पूछती है या नहीं पूछती है। जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा कोर ग्रुप है उसका मैं भी मेंबर हूँ। यहाँ ये फैसले, पॉलिटिकल फैसले, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसको पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप जम्मू कश्मीर का कहा जाता है,
जहाँ तक आपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वो कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों की बात को नहीं, ये भी हेयर से है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेरा एजेंडा नहीं थे। मैं व्यक्ति विशेष के लिए कोई रिजाइन नहीं किया कि मेरी कोई ईगो हर्ट होगी। मुझे जो कार्य प्रणाली थी मेरे पार्टी प्रेसिडेंट की, उनके काम करने का तरीका जिस तरह था, तभी ये बहुत बड़ी डिबैकल हुई है। जो हमारी असेंबली में, इसमें लोकल बॉडी में हार हुई है, अगर वो हमारी कुछ बातों पे अमल करते तो मुझे लगता है कि हमें इतनी बड़ी हार नहीं देखनी पड़ती। वो एक इंस्टीट्यूशन है और इंस्टीट्यूशन को एज ए इंस्टीट्यूशन काम करना चाहिए। वो कहीं व्यक्तिगत चीजों में फंस गए जिसके लिए मैं पार्टी नहीं बनना चाहता था। इसलिए मुझे 6 महीने पहले दीवार पे लिखा हुआ जो समझ आ रहा था, आज मैं पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होता तो ये सारी रिस्पांसिबिलिटी कश्मीरी लीडरशिप ने, उन्होंने, वो इन चीजों में हमसे बहुत होशियार हैं। मैं नहीं कहता कि वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट कुछ चीजों में वो ज्यादा होशियार है। उन्होंने कहना था श्यामलाल शर्मा जो है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू प्रोविंस का, ही इज अकाउंटेबल, ही इज आंसरेबल, हाउ आई कैन बी। तो ये चीजें 6 महीने पहले मुझे नजर आ रही थी। ये मैं रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि किसी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को लेके मेरा झगड़ा नहीं था। मेरा सवाल ये है कि चाहे वो स्टेट प्रेसिडेंट हो, वो भी वही है जो आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं पार्टी में, चाहे वो भाजपा में जाने की हो, चाहे वो और दूसरी तीसरी जो भी है, वो भी वही है। उन सबके वहाँ होते हुए आप अपने जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, जो आपके पर्सनल ना भी चाहे हों लेकिन जम्मू को लेकर हैं, उनको पूरा कैसे करेंगे? क्योंकि परिस्थितियां तो बहुत ज्यादा ना बदली हैं ना आगे भी बदल रही हैं। मुझे आज एक खुशी है कि कुछ लोग तो हमारे नेता थे, ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में लोकल बॉडी और पंचायतों की इलेक्शन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लेना चाहिए, हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दुमछल्ले बन के उनके पीछे पीछे चलना चाहिए, वो हमें टर्म डिक्टेट करेंगे। तो मुझे खुशी है कि हमने ये बात कही, हाईकमांड ने मानी और बाद में कंसेंसस बना। तो आप कैसे बात ये कह सकते हैं कि आपने ही एक बार बोला था कि आपने परवेल किया? मैं परवेल नहीं कहूँगा। हमारी पार्टी में इनर डेमोक्रेसी है और उन्होंने वो बात मानी और वो देश हित में भी ठीक थी, पार्टी के हित में भी ठीक थी। तो आगे जो बातें हैं, आप मुझे बताइए, मैं रीजनल ऑटोनॉमी की बात बोलता हूं तो मेरी पार्टी ने चुनाव मैनिफेस्टो में लाया है ना कि अगर हम पावर में आएंगे तो हम सबसे पहले रीजनल ऑटोनॉमी जो है वो लोगों को देंगे। तो आप कैसे बात ये कहेंगे कि मेरी बात नहीं मानी जा रही? एक जैसे चर्चाओं की ही बात है, तो जम्मू पुंछ लोकसभा क्षेत्र के लिए जो कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर सबसे बड़ा नाम आपका उछल कर सामने आ रहा है, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूं, मुझे जो पार्टी आदेश करेगी मैं उसका पालन करूंगा। लेकिन आपके माध्यम से, और मैंने पार्टी अपनी लीडरशिप को ये गुजारिश कर दी है कि मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता बन के काम करना चाहता हूं। मुझे अगर वो इजाज़त देगी मेरी पार्टी हाईकमांड, तो मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की और ख़ुसूसन तौर पर जम्मू के लोगों की सेवा में ही मेरा ज़्यादा वक्त गुजरे। तो मुझे लगता है मैंने अपनी हाईकमांड से ये रिक्वेस्ट की हुई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।